हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं यूजेस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक वीडियो की आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या यूजेस, कहाँ आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ होता है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। तो सिंस द पब्लिकेशन ऑफ लॉर्ड केन्स फेमस बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, लॉर्ड केन्स जो कि हमारे मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर हैं, उनकी जो बुक आई थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में, इस बुक के कारण ही आपके जो स्टडी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की इम्पॉर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। जो क्योंकि इन्होंने क्या देखा था कि हम इंडिविजुअल लेवल पे ही काम नहीं कर सकते, बहुत बड़े इश्यूज हैं एक इकोनॉमी में। क्योंकि आपका ग्रेट डिप्रेशन के बाद इन पता लग गया था कि इकोनॉमी में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। जिस वजह से इन्होंने बुक में बहुत सारे फैक्ट्स इसके मेंशन किए थे, जिनकी वजह से बाद में मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो अब पढ़ते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है। हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी की फंक्शनिंग के लिए, फंक्शनिंग को समझने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉडर्न इकोनॉमी हैज़ बिकम वेरी कम्प्लेक्स अफेयर, जो हमारी आजकल की इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो गई है। सेवरल इकोनॉमिक फैक्टर्स, बहुत सारे जो इकोनॉमिक फैक्टर्स से अब क्या है, इंटरडिपेंडेंट है एंड ऑपरेट इन इट, बहुत मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग, वन कैनॉट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल यूनिट्स अलोन, इनकी फंक्शनिंग के लिए, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स पे ही नहीं डिपेंड हो सकते, माइक्रो पर नहीं डिपेंड हो सकते। तो हमें सारी की सारी इकोनॉमी को पढ़ना पड़ेगा, जिस वजह से हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेकेंड इज स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, ये तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम माइक्रो में क्या पढ़ते थे, प्राइस एंड आउटपुट के बारे में, प्राइजेस को लेकर चलते थे। लेकिन मैक्रो में हमने बात की थी इनकम की। तो इनकम की बात की है तो मतलब सारी की सारी कंट्रीज़ का कंपैरिजन है, उनकी इकॉनमी कंडीशन है वो इनकम से ही देखी जाती है। तो मॉडर्न टाइम्स में इट इज़ द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम ऑफ ऑलमोस्ट एवरी कंट्री that enable us to know about the economic conditions of different countries of the world, जिससे हमें पता लगता है बाकी सारी कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। while formulating its policies concerning economic plans, welfare of the people and war, a country must have full knowledge of, अब क्या है, कंट्री को पूरी नॉलेज होनी चाहिए नेशनल इनकम की, क्योंकि कोई भी पॉलिसीज़ बनानी है उनको पहले देखना पड़ेगा कैसे इकोनॉमिक प्लान्स को लागू करना है, वेलफेयर कहाँ है लोगों की। तो ये सारा कुछ वो देखते कैसे, नेशनल इनकम से, कि हमारी इकोनॉमी की, हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ, नेशनल इनकम कितनी चल रही है, जिस अकॉर्डिंग वो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो इट इज़ पॉसिबल थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस अलोन, ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल किससे है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने सारा कुछ इकोनॉमी के लेवल पे पढ़ना है, एग्रीगेट पढ़ना है। सो स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न गवर्नमेंट्स, सारी की सारी जो गवर्नमेंट्स है वो किस पे रिलेट करती है, इंडिविजुअल पे थोड़ी देखोगी कि आज ये बंदा ये करता है, वो इतनी नौकरी करता है, वो इतना कमाता है, ये सब चीज़ें थोड़ी देखी जाती है। वो क्या लेते हैं, सम अप ले लेते हैं, एग्रीगेट ले लेते हैं। सो एग्रीगेट डाटा पर्टेनिंग टू इकोनॉमिक फैक्टर, जैसे कि नेशनल इनकम हो गया, इनकी स्टडी ही करेंगे ना, नेशनल इनकम हो गया, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट हो गया, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, जनरल प्राइस लेवल एक्सेट्रा इन फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने के लिए भी उनको मैक्रो इकोनॉमिक्स की ही ज़रूरत पड़ती है। स्टडी ऑफ ट्रेड साइकिल्स, ट्रेड साइकिल्स या फिर कह दो कि प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, जो मैंने बताया था बिजनेस साइकिल्स होते हैं, डिप्रेशन, रिसेशन, रिकवरी, बूम, तो ये सारे क्या होते हैं, इनकी स्टडी के लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रैपिड इकोनॉमिक चेंजेस टेक प्लेस, अब जैसे बहुत सारी चेंजेस हर रोज़ ही आती हैं। सो दीज चेंजेस हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, तो इसका क्या बुरा असर पड़ता है हमारी इकोनॉमी के ऊपर।
जिस वजह से हमें इन पे चेक रखना बहुत ज़रूरी है, इनको पढ़ना ज़रूरी है। सो दीज इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस और चेंजेस किस पे डिपेंड होते हैं बच्चे? एग्रीगेट फैक्टर्स पे, ना कि इंडिविजुअल पे, कि लोगों की सेविंग कितनी है, आउटपुट कितनी निकल के आ रही, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, क्योंकि तभी ये सारी चीज़ें आती हैं ना। डिमांड कम हो जाए सप्लाई से या सप्लाई कम हो जाए डिमांड से तो फ्लक्चुएशंस आती हैं इकोनॉमी में। सो स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बिकम इम्पेरेटिव टू नो द कॉजेज। तो वो देखती है कि ये ट्रेड साइकिल्स बन क्यों रहे हैं, क्या कॉजेज है इनके पीछे, हमारी इकोनॉमी ऐसे क्यों नहीं है, स्टेबल क्यों नहीं है। तो ये सारा कुछ देखा किससे जाता है? एग्रीगेशन से। तो कौन से कॉजेज रिस्पॉन्सिबल है ट्रेड साइकिल के, क्या मेजर्स हो सकते हैं इन पे चेक रखने के लिए, ठीक है, तो चेक देम। तो ये इसीलिए आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ है चेंज इन जनरल प्राइस लेवल। सो सेवरल चेंजेस अकर इन द जनरल वैल्यू ऑफ मनी। जो हमारी मनी की वैल्यू होती है, जनरल प्राइस लेवल होता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी। अब हमारे कंट्री की जो मनी की वैल्यू है वो अगर कम हो जाए, कम हो जाए का मतलब है, या फिर हम कह सकते हैं राइज इन प्राइस लेवल, कि हमारे जो इकोनॉमी की जो पैसा है उसकी वैल्यू कम हो गई है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें जो सामान है वो ज़्यादा महंगे रेट पे मिलेगा। इट विल कॉज एन राइज इन प्राइस लेवल इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो इसको क्या कहा जाता है? इन्फ्लेशन। एंड फॉल इन प्राइस लेवल इज कॉल्ड अ डिफ्लेशन। प्राइस लेवल में फॉल आ जाना उसको कहते हैं डिफ्लेशन। सो इन ऑर्डर टू पुट अंडर कंट्रोल चेंजेस इन वैल्यू ऑफ मनी द इकोनॉमिस्ट हैवली ड्रॉ अपॉन द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसको भी देखने के लिए क्या क्या इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं, हमारे प्राइस लेवल में कितना चेंज आ रहा है, तो इसके लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ा जाता है। सिक्स्थ है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ अज्यूम्ड ग्रेट सिग्निफिकेंस इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस ने ये पॉसिबल किया है टू नो द फैक्टर्स अकाउंटिंग, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और क्या है, इसके लिए हमें पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं एंड पॉलिसीज टू बी परस्यूड टू अचीव द सेम। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए आपको पॉलिसीज को बनाना पड़ता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज़रूरी है। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ ग्रेट रोल इन कंस्ट्रक्टिंग द थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है, इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स दैट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कुड बी प्रोपाउंडेड। कहते हमने सिर्फ एक इंडिविजुअल को लेकर ही लॉ को प्रोपाउंड नहीं किया, हमने क्या किया था, ग्रुप लिया था कंज्यूमर्स का, जिसके वजह से हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एग्जामिन किया था। क्योंकि हमने देखा था कि उसमें क्या हो रहा था कि आपकी यूटिलिटी एक और एडिशनल यूनिट जितना जितना लेते जाओगे ना, यूटिलिटी उतनी कम होती जा रही है। तो ये हमने ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स लिए थे। सो सच अ स्टडी लेड टू द कंक्लूजन दैट व्हेन द कंजप्शन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज इंक्रीज, मतलब जितनी आप कंजप्शन बार बार उस क्वांटिटी की बढ़ाते जाओगे, सेम क्वांटिटी की, तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है, जो पावर है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। इन रियलिटी नो लॉ ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कैन बी फॉर्मुलेटेड विदाउट द स्टडी ऑफ रेलिवेंट एग्रीगेट्स। कोई भी जो लॉ है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो सिर्फ इंडिविजुअल लेवल्स पे डिपेंड नहीं है, बल्कि हमने कहीं ना कहीं उसमें एग्रीगेट्स लेकर उसको बनाया है। तो इसका मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी हेल्पफुल है माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए। एस्टिमेट ऑफ मटीरियल वेलफेयर। प्रमोशन ऑफ फिजिकल वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द गोल ऑफ एवरी इकॉनमी। हर इकॉनमी का क्या गोल होता है कि सारे लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, वेलफेयर हो लोगों की। सो वेदर मटीरियल वेलफेयर हैज़ इंक्रीज और नॉट कैन नॉट बी एज सर्टन फ्रॉम द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। अब ये आपकी जो वेलफेयर है, मटीरियल वेलफेयर बढ़ी है, कम हुई है, ये हम इंडिविजुअल यूनिट से नहीं देख सकते। क्योंकि एक बंदा आज मान लो मैं बहुत खुशहाल हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरी वेलफेयर इंक्रीज है, लेकिन दूसरा नहीं हो सकता। तो हम एग्रीगेट लेते हैं, एवरेज लेते हैं। इट कैन बी मेड श्योर बाय स्टडिंग द एग्रीगेट्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स देयरफॉर हेल्प इन असेसिंग मटीरियल वेलफेयर को निकालने के लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स ज़रूरी है। इंटरनेशनल कंपैरिजंस। मैक्रो इकोनॉमिक्स कैन कंपेयर रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, इन्वेस्टमेंट रेट, कंजप्शन, सेविंग्स लेवल ऑफ डिफरेंट इकोनॉमीज। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं सारी चीज़ों को। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, करेंसीज में फॉरेन एक्सचेंज रेट कितना जा रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चल रहा है। सो दैट मीन्स ये सारे जो बड़े बड़े इश्यूज हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ के ही हमें पता लगते हैं। इंटरनेशनल कंपैरिजन कर सकते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग। प्रेजेंट इन एन एज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग
सब लोग प्लानिंग से ही चलते हैं, जो पॉलिसीज फॉर्मुलेट होती हैं, जो टारगेट्स अचीव करने होते हैं। नॉलेज रिगार्डिंग म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, कॉम्पोजिशन ऑफ नेशनल इनकम, नेचर ऑफ पॉवर्टी, ये सारे क्या है, बड़े बड़े इश्यूज हैं। सो ये असेंशियल हो जाता है फॉर्मुलेट करना एक ऐसा अच्छा इकोनॉमिक प्लान दैट नॉलेज ऑफ दीज एग्रीगेट इज पॉसिबल। और इन एग्रीगेट्स की आपको नॉलेज कहाँ से मिलेगी, जब आप स्टडी करोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स को। तो इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट सेक्टर्स, तो नॉलेज रिगार्डिंग इंटर रिलेशनशिप एंड म्यूचुअल डिपेंडेंस अपॉन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अब क्या होता है, वो डिपेंडेंसी होती है, एक साथ में मिलकर काम करते हैं। तो क्या है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की एक तरह की म्यूचुअल डिपेंडेंसी होती है एक दूसरे पर। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की होती है, इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड की होती है। तो ये सारे सेक्टर्स की जो नॉलेज है कैन बी पॉसिबल ओनली थ्रू द स्टडी एट अ मैक्रो लेवल। जब आप मैक्रो लेवल तक पूरे स्टडी करोगे, इकोनॉमी की स्टडी करोगे, तब जाकर आपको इन चीज़ों के बारे में पता लग पाएगा। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्सेस। तो कुछ पैराडॉक्सेस होते हैं, उनको भी ये समझने में हेल्पफुल होता है। दैट मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्सेस का मतलब क्या है, दोज कंसेप्ट विच होल्ड गुड फॉर एन इंडिविजुअल के लिए तो अच्छे हैं, बट व्हेन दे आर अप्लाइड टू द ऑल पीपल देयर वैलिडिटी बिकम डाउटफुल। लेकिन अगर सारे के सारे लोगों पे वो चीज़ अप्लाई कर दी जाए तो उस वैलिड है या नहीं, ये हम लोग नहीं कह सकते। एग्जाम्पल है जैसे इफ़ अ फार्मर वर्क्स हार्ड, एक फार्मर है, बहुत काम करता है, बहुत मेहनती है, एंड नेचर कोऑपरेट करता है उसको, तो उसकी मतलब क्या होगी, अच्छी क्रॉप हुई, एंड राइज इन हिज इनकम, तो उसकी इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। However, if all the farmers work diligently and there is bumper crop throughout the country, अब सारे के सारे फार्मर्स अच्छा काम करें, हार्ड वर्किंग हो, बहुत प्रोडक्शन हुई है क्रॉप की, अब बहुत प्रोडक्शन हुई है क्रॉप की, अब इसका मतलब क्या होता है कि सप्लाई ज़्यादा है, प्रोडक्शन क्या हो रही है, ज़्यादा है। द प्राइजेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स क्या करेंगे, फॉल, क्योंकि डिमांड उतनी है नहीं, सप्लाई ज़्यादा है, तो क्या होगा, प्राइस होगा कम, ताकि डिमांड को बढ़ाया जा सके। तो दैट मीन्स उनका जो प्राइस होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का विल फॉल हैविली, कॉजिंग फॉल इन एग्रीगेट एग्रीकल्चर इनकम। अब एक फार्मर ऐसा करता था तो बहुत अच्छा काम था, लेकिन सारे के सारे करने बैठ गए तो ये भी इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि प्राइजेस जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के कम होना शुरू हो जाएंगे, प्राइजेस कम हुए तो उनकी इनकम भी क्या होगी, कम होगी। तो मतलब जो चीज़ माइक्रो लेवल पे अच्छी है, ज़रूरी नहीं वो मैक्रो पे भी अच्छी हो। इफ़ एन इंडस्ट्री इंक्रीजेज द प्राइजेज ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स देन ऑल द फर्म्स इन दैट इंडस्ट्री विल स्टैंड टू गेन। अगर कोई इंडस्ट्री अपनी प्रोडक्ट्स का प्राइस क्या कर देती है, ज़्यादा कर देती है, तो सारी जो फर्म्स होगी इंडस्ट्री में उनको फ़ायदा होगा। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ़ प्राइजेज ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज राइज, अब यहाँ पे एक इंडस्ट्री की बात की गई थी, अब सारी की सारी इंडस्ट्रीज ने अपने प्राइजेस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, राइज इन द सेम प्रपोर्शन, नो वन विल गेन देयर बाय। तो इसका मतलब गेन का यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं रहा, सारी के सारी जो इंडस्ट्रीज़ है उन्होंने अपना क्या प्राइस बढ़ा दिया, सेम प्रपोर्शन में बढ़ा दिया, तो किसी को गेन नहीं होगा। वो तो अकेली इंडस्ट्री ने बढ़ाया था ना, तो उस इंडस्ट्री को गेन होना शुरू हो गया, सारी बढ़ा देगी तो वहाँ पे गेन लॉस का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। सो स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है हमें इन पैराडॉक्सेस को अंडरस्टैंड करने के लिए। मतलब ज़रूरी ये है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इनको अलग से पढ़ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।